नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब में आरसी संदीप हाजिर हूँ आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 265 लेकर के। और आज 10 अप्रैल 2024 और वैसे है बुधवार। तो आज द्वितीय नवरात्रा और चेटी चंड की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी इसके अलावा और जो भी त्यौहार या जिस किसी के भी जीवन में किसी भी तरह का खुशियों भरा दिन रहा हो तो उसके लिए भी आप सबको बहुत 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 मुबारकबाद। तो साथियों, आज कहानी लगातार 10वें दिन प्रवेश कर गई है, लेकिन स्टिल माइल्स टू गो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत बड़े पोएट हुए हैं इंग्लिश लिटरेचर में, अमेरिकन सिटीज़न रहे वो। अमेरिकन लिटरेचर में बहुत बड़ा नाम है उनका। उनकी ये एक पोएम है छोटी सी, आई हैव प्रोमिसेस टू कीप माइल्स टू गो, इस तरह से कुछ है वो। तो जब कभी भी यूँ मन में ऐसी फीलिंग आती है ना कि अरे वाह यार 10 दिन कर दी कहानी, बस वहीं जाकर के गड़बड़ी होने की संभावना शुरू हो जाती है। तो ये जो बेफिक्री है वो कभी नहीं आनी चाहिए। ये भावना जब आ जाती है ना, मेरे साथ भी यही हुआ। अरे यार द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब तो कहाँ रुकने वाली है, तो होती रहेगी। जब करने की बारी आती है तो फिर पता चलता है कि वो ये भी याद नहीं है, वो भी याद नहीं है, ये भी दिक्कत आ रही है, वो भी दिक्कत आ रही है। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। खैर, अभी भी दिक्कतें तो हैं, ऐसा नहीं है कि दिक्कतें नहीं हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं भी यूँ समझिए कि आप लोग क्या कहना चाहिए जिसे एकदम क्या बोलूँ मैं ढीठ होकर के बस करता चला जा रहा हूँ। प्रॉब्लम्स को ठीक करना चाहता हूँ और कहानी भी जारी रखना चाहता हूँ। तो आप सबकी दुआएं मिली, उसके लिए बेहद शुक्रिया। और आज तो एक कमेंट भी आया छत्तीसगढ़ से सरिता जी का, तो बहुत बहुत धन्यवाद सरिता जी आपका, यूट्यूब पर आपने कमेंट किया उसके लिए। खैर, तो बात 10 अप्रैल की भी करेंगे और इसके अलावा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 41 लोगों ने अभी तक कहानी को देखा पिछले 24 घंटों में। तो आज दोस्तों मुझे बताते हुए कोई ख़ास ऐसे भाव मन में नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब ये दौर मेरे जीवन में बीत रहा था तो लग रहा था मुझे भी कहीं ना कहीं कि यार क्या क्या करना पड़ेगा इस काम को स्थिर बनाने के लिए, या फिर रिकॉर्डिंग क्लब को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए। हालांकि वो प्रश्न आज भी है, लेकिन अब एक अच्छी टीम है, अच्छे लोगों का साथ है, इसलिए ज़्यादा चिंता होती नहीं है। और सैकड़ों दुआएं हैं। आसपास में कहीं कोई फंक्शन चल रहा है तो उसकी थोड़ी माइक का डिस्टर्बेंस भी आप लोगों को आ रहा होगा। मैंने आप सबको बताया था कि तमाम रिसर्च करने के बाद कि कहाँ कहाँ टिफ़िन सेंटर्स हैं, आसपास में कितने हैं, क्या इस ऑफ़िस में टिफ़िन सेंटर का काम हो सकता है, नहीं हो सकता है, होगा तो फिर कितनी मुश्किलें आएंगी, कितना खर्चा बैठ सकता है। आखिरकार तय ये हुआ कि कचौरी समोसे से शुरुआत की जाए। और फिर मैंने राम भरोसे का जिक्र किया था। आज राम भरोसे से ही शुरुआत करते हैं। राम भरोसे आदर्श नगर अंध विद्यालय में पढ़ा है, जूनियर है मेरा काफ़ी, और
कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग क्लब की विचारधारा से वो भी सहमत है, प्रभावित है, और इसलिए छोटे मोटे कार्यों के लिए हमेशा तैयार भी रहता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं तो ऑफिस में जब कभी चाय वगैरह की आवश्यकता पड़ती है, या पड़ती थी, मतलब अभी तो काफ़ी समय से बंद है, लेकिन जब कभी पड़ती थी तो राम भरोसे ही ये सेवा दिया करता था। तो ये एक उदाहरण दिया मैंने, और मैंने कल आपको ये बताया था कि उसकी चाय की होटल है, वो थोड़ा बहुत दिखता है उसको, आप 10-20% कह सकते हैं। एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता पाऊँगा कि कितना दिखता है, लेकिन वो अपना काम चला लेता है। तो अब समस्या उन कचौरी समोसे को बिकवाने से ज़्यादा बड़ी इस बात की थी कि वो बना कर के कौन देगा। तो दिमाग में एक नाम आया, एक्चुअली दिमाग में नाम तो क्या आया, लेकिन चर्चा हुई जब ऑफिस में जयवंती मैडम से, तो उस चर्चा के दौरान नाम निकल कर के आया मनोहर जी का, कि एक बार उनसे बात करके देखा जाए। और अभी एक बात याद आ गई मुझे, कल हमारे एक साथी हैं कोर टीम में, हमारी रिकॉर्डिंग क्लब की कोर टीम में, दीपक भाई, उन्होंने ये कहा अपने प्रतिक्रिया में कि ये बात तो मुझे भी नहीं मालूम थी। वो मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये बात बहुत लोगों को नहीं मालूम कि भाई कचौरी समोसे तक भी बेचने पड़ गए, बताइए आप। मतलब कोई किसी को सुनाएगा तो अरे यार रिकॉर्डिंग क्लब वालों ने तो कचौरी समोसे भी बेचे, छोड़, यूँ करेगा कोई अगर किसी को सुनाएगा तो। लेकिन इस ज़िद को वही समझ सकता है जिसने खुद कभी ज़िद की हो। खैर, तो दीपक भाई उस समय ये बात सही है कि चर्चा नहीं हो पाई, या इस तरह की कोई ऐसा कोई ग्रुप भी नहीं था, मतलब ऐसी कोई टीम भी नहीं थी हमारी। तो और वैसे भी वही बात आती है घूम फिर कर के कि करना सब कुछ यहीं अजमेर में ही था, बाहर के रास्ते तो उस समय फ़िलहाल इतने ज़्यादा खुले नहीं थे। तो धन्यवाद आपका दीपक भाई, इसलिए मेरे को ये बात याद आ गई। हाँ, तो वो बातचीत निकल के, अच्छा मनोहर जी जो हैं वो भी सिंधी हैं, और हम लोग यहाँ अजमेर में पढ़ने वाले जितने भी ब्लाइंड साथी हैं वो उनसे परिचित रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे तो आदर्श नगर जो मैं हमारा स्कूल की तरफ आने का जो मेन रोड है, वहाँ पर वो अपना स्टॉल लगाया करते थे, अंडे और चाट पकौड़ी और टिकिया और ये सब का, इसलिए हर कोई उन्हें जानता है। तो मुझे भी पता चला, तो मैंने कहा अच्छा वो करते हैं ये सब काम अभी भी? तो बताया गया कि हाँ करते हैं। इधर यहाँ घर पे भी वाइफ से भी जब बातचीत हुई तो उन्होंने भी बताया कि हाँ यहाँ मोहल्ले में भी वो उनका कामकाज होता रहता है किसी किसी के यहाँ। तो मैंने कहा चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर ये जिम्मेदारी जयवंती मैडम को दी गई कि भाई मनोहर जी से बात की जाए, और मनोहर जी से बातचीत की गई। उन्होंने कुछ पर समोसा कचौरी 7 या 8 रुपये, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, 7 रुपये शायद चार्ज किया था। 1 रुपया डिस्ट्रीब्यूट करवाने वाला का था, कुल मिला के 8 रुपये की लागत। और शुरू में शायद हमने 10 रुपये या 12 रुपये उसका चार्ज रखा था। और पहली बार मेरे ख्याल से 30 हमने कचौरी और 30 समोसे बनवाए थे, या 20 या 20 बनाए होंगे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा। और यही कोई दिसंबर के अंतिम पखवाड़े में, यानी दूसरे पखवाड़े में इसको शुरू किया था। तो अब सब कुछ बातचीत तय हुई कि भाई कब मिल चाहिए, कितनी बजे चाहिए, कहाँ चाहिए। तो आखिरकार उनको बताया गया कि सुबह सुबह अगर मिल जाए तो बढ़िया। राम भरोसे ने भी ये कहा कि सर सुबह सुबह बिक्री हो जाती है ठीक ठाक, या सुबह सुबह बिक्री होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उनको मनोहर जी को बताया गया, तो उन्होंने कहा कि मैं 6:30 बजे तक या 7 बजे तक आप लोगों को अवेलेबल
करवा दूंगा। और ऑफिस का उनको पता ठिकाना बता दिया गया जहाँ रिकॉर्डिंग क्लब का ऑफिस था। अब वहाँ से लेकर के उसको राम भरोसे तक पहुँचाने की जिम्मेदारी मैडम को ही सौंप दी गई। और कुल मिला के वो मैडम का राम भरोसे का इन सब का कोऑर्डिनेशन था आपस में। कभी राम भरोसे ले लेता या कभी वो डायरेक्ट राम भरोसे के यहाँ दे आते, कभी उनके घर से भी लेना पड़ा, एक दो बार उनके पास गाड़ी वाड़ी नहीं थी तो बड़ी, अब जो लोग उस समय इस काम में सीधे से लगे हुए थे वो जानते हैं कि किस तरह से इस काम को अंजाम दिया गया। और मेरा काम तो मॉनिटरिंग वगैरह, पूछना क्या रहा क्या नहीं रहा। और राम भरोसे को 1 रुपया दिया जाता था डिस्ट्रीब्यूट करने के एवज़ में। तो वो भी इसलिए ताकि उसको भी, हालांकि उसकी तो इच्छा नहीं थी कुछ भी लेने की, लेकिन फिर भी उसको भी ये लगे कि हाँ चलो ठीक है, जो मेहनत कर रहा है तो कुछ उसको भी अच्छा लगना चाहिए। और ये एक उम्मीद भी रहती है कि अभी अगर ये काम सक्सेसफुल हो गया तो बाद में ये बढ़ कर के 2 रुपये भी हो सकता है, 3 रुपये भी हो सकता है। तो साहब ये 2019 में कचौरी समोसे बेचने का काम जब पहले दिन तो बड़े ज़ोर शोर से शुरू हुआ। जितनी लागत थी उससे ज़्यादा की बिक्री हो गई थी। 2-3 दिन और ठीक चला, लेकिन चौथे पाँचवें दिन से आटे दाल का भाव मालूम होने लगा। और चौथा पाँचवा दिन आते आते ये समझ में आ गया कि भैया ये काम जो है जिस ढंग से सोचा है उस ढंग से तो चल पाना मुश्किल है। लेकिन वही ज़िद आड़े आ रही थी। और कभी 2-3 कचौरी बच जाती, कभी 2-3 समोसे बच जाते, कभी एक आध बच जाती, कभी हमने बनवाए ही कम, यानी उनको बनवाने की संख्या भी 10-10 तक आ गई थी। और इससे कम तो वो भी बनाने को तैयार नहीं थे भाई साहब भी। और सही बात है, वो भी क्यों सुबह सुबह बेचारे परेशान होंगे इस चीज़ के लिए। लेकिन आप समझिए दोस्तों कि लगभग 20-25 दिन ज़्यादा से ज़्यादा ये सिलसिला चल पाया होगा। और उसके बाद आखिरकार न चाहते हुए भी इस काम की वास्तविकता को समझते हुए वो जो कचौरी समोसे का प्रोजेक्ट था, जिसमें एक अपार संभावनाएं नज़र आ रही थी कि रिकॉर्डिंग क्लब को अब दिक्कत नहीं आएगी, आगे धीरे धीरे और शुरुआत करेंगे और इसको ऊपर लेकर के जाएंगे, वो सपना भी टूट गया दोस्तों। और अपने आप में दुख भी बहुत हो रहा था, बुरा भी लग रहा था, लेकिन कर कुछ नहीं सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो ज़िंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं कि आप जो फैसला लेने जा रहे होते हैं आपको लगता अच्छा है, लेकिन वास्तविकता में जब धरातल पर उसको उतारने की बारी आती है तो हकीकत पता चलती है कि भाई ये काम अपने लिए है भी या नहीं। क्योंकि देखिए, उनसे ख़रीदना, फिर वहाँ देना, फिर वहाँ पता नहीं लोग उसमें कितना रुचि लें नहीं लें, तो वाया 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 जब चीज़ें हो जाती हैं तो कुछ भी हो सकता है। हालांकि ऐसा भी नहीं कह सकते कि इसमें किसी का दोष रहा हो, क्योंकि सब लोग तो दिल से ही काम कर रहे थे। बस शायद कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे, वही वाली बात है। हमारे लिए शायद वो काम बना ही नहीं था। फिर भी ऊपर वाले की कृपा है। रिकॉर्डिंग क्लब का ऑफ़िस लेने से पहले 10-12 हज़ार का महीने का खर्चा था। रिकॉर्डिंग क्लब का ऑफ़िस लेने के बाद लगभग 20-25 हज़ार तक का वो खर्चा हुआ। और आज ऑफ़िस लेने के 5 सालों के बाद वो खर्चा 40-45 हज़ार तक महीने का पहुंच गया है। तो कुल मिलाकर के खर्चा बढ़ा है। और अभी तक जैसे तैसे आप सबकी दुआओं से, आप सबकी मदद से, रिकॉर्डिंग क्लब की टीम की मेहनत से अभी तक तो चल रहा है। आगे का पता नहीं। हमेशा जो मैं कहता हूँ,
लेकिन हाँ, वो संघर्ष तो आज भी जारी है कि अभी भी ये कह नहीं सकते हैं कि कब रिकॉर्डिंग क्लब आत्मनिर्भर होगा। लेकिन खैर, इस रात की भी सुबह तो होगी कभी ना कभी। तो ये कचौरी समोसे वाली कहानी जब मैं खुद सोचता हूँ, मुझे खुद बड़ा आश्चर्य होता है। और आप समझिए दोस्तों, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक तरफ उन दिनों पारिवारिक संकट आए हुए थे, ऑफिस लेने के बाद अचानक रिकॉर्डिंग क्लब की गतिविधियों का बर्डन, रिकॉर्डिंग क्लब के खर्चे का बर्डन आ गया था। दूसरी तरफ दहलीज पर कहीं ना कहीं कोविड भी दस्तक देने वाला था, और ऐसे में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से हल निकलेगा इन सब बातों का, कहाँ से, कुछ नहीं पता था। और जिन दिनों ये कचौरी समोसे का काम चल रहा था, जिन दिनों इनकी शुरुआत हुई, उन्हीं दिनों से निजी जीवन में स्वास्थ्य को लेकर भयंकर उथल पुथल मची हुई थी, भयंकर, खासकर मेरी श्रीमती जी को लेकर के। और फिर एक दिन वो दिन आया आखिरकार, 4 जनवरी 2020 का। तब एक तरफ एक पैर घर में, एक पैर हॉस्पिटल में, एक पैर ऑफिस में, एक पैर रेडियो मधुबन के कार्यक्रम को लेकर के, एक पैर अपने ही अंध विद्यालय के कार्यक्रम में जाने से रोकने के लिए, और एक पैर इस कचौरी समोसे के काम को बंद करने के लिए उठ रहा था। लेकिन वो घटना थोड़ी बहुत टच करते हुए मैं दरअसल 4 जनवरी के दिन को ध्यान में रखते हुए आप सबको कल सुनाऊंगा। फ़िलहाल तो मुझे इस कचौरी समोसे के मोह जाल से बाहर निकलना होगा और आप सबको इंतज़ार करना होगा। लेकिन आज के दिन की कुछ अच्छी और कुछ खट्टी मीठी बातों के लिए, यादों के लिए आपको बिल्कुल इंतज़ार नहीं करना होगा। अब 10 अप्रैल की बात कर लेते हैं। 2011 में, वैसे 10 अप्रैल को चूँकि कल मैंने बताया था शनिवार था, और 2011 एक तरह से आप मान के चलिए मेरे जीवन को अगर 2 भागों में बांटने का कोई साल कहा जाए तो वो 2011 ही है, निजी जीवन भी और सार्वजनिक जीवन भी। इसलिए 2011 आप लोग कुछ और मत समझिएगा ये बार बार। और कहीं ना कहीं वैसे भारत की दशा और दिशा को भी 2011 ने काफ़ी हद तक तय किया और प्रभावित किया। तो रविवार था आज के दिन। खैर, 10 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की, और वही स्वामी जी जिन्होंने ये नारा दिया कि वेदों की ओर लौट चलो। हमारी धार्मिक परंपराओं में, हिंदू धर्म में वेदों के साथ साथ उपनिषद, पुराण और न जाने कितनी चीज़ों को मिला दिया गया था, या कुछ स्पष्टता नहीं थी। तब ऐसे में उन्होंने कहा कि भाई सब कुछ तो वेदों में है, फिर इधर उधर झांकने की कहाँ ज़रूरत है। तो ऐसे स्वामी जी, और हम सब के लिए महत्व ये भी है कि स्वामी जी के गुरु स्वामी विरजानंद जी बताए जाते हैं कि वो दृष्टिबाधित थे। मुझे लगता है आपको मुझसे ज़्यादा जानकारी होगी इस बारे में। और स्वामी जी का बचपन का नाम मूल शंकर मेरे ख्याल में था। तो ऐसे स्वामी जी जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना भी की। हम में से हमारे बहुत सारे साथियों ने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा है। मुझे स्वयं कभी ये मौका नहीं मिला, लेकिन इच्छा ज़रूर है कि एक बार ज़िंदगी में सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ूं।
इसके अलावा हमारे देश के 5वें प्रधानमंत्री जी, अगर मैं 5वां प्रधानमंत्री बोलूँगा तो शायद आपको याद नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं बोलूँगा मोरारजी देसाई तो आपको वो 77 से 80 के बीच का कार्यकाल याद आ जाएगा। सन 1977 से 80 के बीच का कार्यकाल। तो हमारे 5वें प्रधानमंत्री जी मोरारजी देसाई का, और गैर कांग्रेस शासित सरकार के पहले प्रधानमंत्री, जनता पार्टी की सरकार थी उस समय, और वो संपूर्ण क्रांति जो नेतृत्व में अपने लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में जो हुई थी, उसके बाद इंदिरा गांधी जी आपातकाल के बाद उनका जो लोकप्रियता का ग्राफ है वो गिर गया था, उनकी सरकार भी गिर गई थी। और हालांकि मोरारजी देसाई जी की जो सरकार थी वो भी 2-2.5 साल से ज़्यादा नहीं चल पाई, वो एक अलग कहानी। लेकिन 1995 में आज ही के दिन उनका निधन हो गया था, और शायद 1899 में उनका जन्म हुआ था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हालांकि चेक करना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है 1899 1900 इसके आसपास ही उनका जन्म हुआ था। अब ये सब बात तो ठीक है, महत्वपूर्ण बात एक अब बताने जा रहा हूँ, जो मैंने भी सुना है, आप में से बहुतों ने सुना होगा, और बीबीसी पर स्वयं ये बताया गया है। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, भाई साहब सुनिए ध्यान से, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए मोरारजी देसाई, श्री मोरारजी देसाई अपना स्वयं का मूत्र पीते थे। तो ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, या मुझे किसी ने कहा और मैं बोलूं, मैंने स्वयं बीबीसी पर उनके ऊपर जो रिपोर्ट आई थी उसमें सुना था, तो इसलिए मैं ये बात कहने की हिमाकत कर रहा हूँ। बाकी आप मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन आप में से बहुत लोगों ने ये बात सुनी होगी। अब मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है। तो एक मज़ेदार वाक़या ये था कि उसमें अमेरिका में कहीं शायद वो गए हुए थे, तो किसी लेडी डिप्लोमेट के यहाँ वो थे, तो उसने बाद में घर के सारे गिलास फेंकवा दिए थे, ये कह करके कि पता नहीं इनमें से कौन से गिलास में उन्होंने मूत्रपान किया हो। तो ये भी एक वाक़या है। खैर, तो मोरारजी देसाई हो गए, आर्य समाज भी हो गया, और क्या ख़ास बात, हाँ, टाइटैनिक का नाम आप सबने ज़रूर सुना होगा। तो टाइटैनिक जहाज पहली और आखिरी बार ब्रिटेन के साउथहैम्पटन बंदरगाह से अपनी पहली और अंतिम यात्रा पर 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुआ था, और उसके कुछ ही दिनों में तो फिर आपको पता ही है उसके बाद की कहानी। बताया जाता है जिसमें लगभग 1500 लोग मारे गए थे, या इससे भी ज़्यादा, और उस समय ये विश्व का सबसे बड़ा जहाज़ था। और ये महत्वपूर्ण क्यों है वैसे? पिछले साल भी इससे जुड़ी हुई एक घटना बड़ी सुर्खियों में रही। इस जहाज़ का मलबा जिस जगह पर है प्रशांत महासागर में, उसको देखने के लिए भी एक पनडुब्बी बनाई गई थी, कैप्सूल नुमा, टाइटन उसका नाम था। और वो पनडुब्बी पहले भी 4-5 बार जा चुकी थी लोगों को घुमाने के लिए, उस मलबे को दिखाने के लिए। लेकिन जून 2023 में एक अरबपति बिजनेसमैन, उनके पुत्र और 2-3 लोग और, इस कंपनी के भी शायद कोई बड़े वो थे, साइंटिस्ट या सीईओ कुछ थे, ये लोग जब गए उस पनडुब्बी में धमाका हुआ, तो फिर वो वापस, वो भी टाइटैनिक जहाज़ की तरह ये टाइटन नाम की पनडुब्बी भी समुद्र की गहराई में समा गई, और आज तक इसका भी मलबा वैसे के वैसे इधर उधर कहीं है, और वो फिर मिलना तो कुछ है ही नहीं, आपको पता है। तो ये एक बात है जो शायद आप लोगों ने भी पढ़ी होगी। और मशहूर बिजनेस घराने से जुड़े हुए श्री घनश्याम दास बिरला जी का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था, 1895 में शायद। तो आज ही के दिन उनका भी जन्म हुआ था। तो भाई, अब तमाम बातों को समेटते हुए, आप सबको याद दिलाते हुए कि आरसी उत्सव रिकॉर्डिंग क्लब की तरफ से जो लड़कियों के लिए छात्रावास, कॉलेज में जाने वाली या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाली छात्राओं के लिए जो छात्रावास की शुरुआत की जा रही है, उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
अब आखिरी एक सप्ताह रह गया है, आप अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं इस बारे में, अपनी आवाज़ में बता दें, अपने तरीके से बता दें। ज़रूरी नहीं है कि आप रिकॉर्डिंग क्लब की सूचना को ही फॉरवर्ड करें, लेकिन आप बताएंगे तो किसी की मदद हो जाएगी। और बस बाकी तो किसी भी तरह की जानकारी के लिए फ़ोन करें 7737868659 या फिर 7737868659 या फिर लैंडलाइन नंबर भी है 0145। अजमेर का STD कोड है 356647 356647 चलिए आज इतना ही, फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।